वेलकम एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 12 प्रैक्टिकल ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 डेटा सोर्सेस एंड कंपाइलेशन को शुरू किया था, जिसमें मीनिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, सोर्सेस ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और उनके वेरियस रिसोर्सेस और सोर्सेस को हमने इन डिटेल किया था। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को चेक करें। The objective of this session is meaning of tabulation and classification of data, data compilation and presentation, processing of data and grouping of data. So सबसे पहले यहाँ पे सवाल आता है कि tabulation का मतलब क्या होता है। Tabulation means tabulation is a systematic and logical presentation of numeric data in rows and columns to facilitate comparison and statistical analysis. It facilitates comparison by bringing related information close to each other and helps in further statistical analysis and interpretation. The data collected from either from primary or secondary sources initially appear a big jumble of information. प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस से हमारे पास जो भी डेटा आता है, चूंकि वो एक रॉ डेटा के फॉर्म में होता है और वो बहुत बड़ा उसका वॉल्यूम होता है, तो उससे मीनिंगफुली इन्फेरेंस निकालने के लिए, उसे सिस्टमेटिक करने के लिए, उसे अपने यूज़ के लायक बनाने के लिए हम उसे टेबुलेट करते हैं या उसका टेबुलेशन और उसे कुछ सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई करने की ज़रूरत होती है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिवाइसेस टू समराइज एंड प्रेजेंट द डेटा इन द स्टैटिस्टिकल टेबल, तो जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है एक रॉ डेटा को मीनिंगफुली ऑर्गेनाइजली प्रेजेंट करने के लिए, वो स्टैटिस्टिकल टेबल के द्वारा होता है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। अब देखिए बच्चे, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आपको 25 नंबर के क्वेश्चंस लिखने होते हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर का रिकॉर्ड सबमिशन होता है और 2 नंबर का वाइवा होता है। तो कई बार एक्सटर्नली यहाँ पे आपसे सवाल पूछते हैं कि टेबुलेशन क्या होता है, टेबुलेशन को करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों रॉ डेटा को हमें ऑर्गेनाइजली टेबुलेशन के द्वारा रो या कॉलम में हमें सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना होता है या रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने के साथ साथ आपको आंसर या ओरल आंसरिंग के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पे वाइवा में कई बार इस प्रकार के सवाल को रखा जाता है। दिस टेबल enables the reader to locate the desired information quickly। अब देखिए, रॉ डेटा में जिस इंफॉर्मेशन को हमें निकालना है उस इंफॉर्मेशन को क्विकली हम इन्फर नहीं कर सकते। टेबुलेशन के फॉर्म में, रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करने से उस नीडी इंफॉर्मेशन को हम इजीली क्विक एक्सेस कर सकते हैं। मेक इट पॉसिबल फॉर द एनालिस्ट टू प्रेजेंट अ ह्यूज मास ऑफ डेटा। अब है यहाँ पे डेटा कंपाइलेशन एंड प्रेजेंटेशन। देखिए, कंपाइलेशन का सीधा सा मतलब होता है कि आप पहले की चीज़ों को और बाद की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे कर देते हैं, हम उसी को कंपाइलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे डेटा को हम किस किस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं और उसे किस फॉर्म में उसे प्रेजेंट या उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि टेबुलेटेड फॉर्म में जो भी डेटा को रिप्रेजेंट किया गया है उसे 3 अलग अलग फॉर्म में, फर्स्ट वन इज इधर इन द एब्सोल्यूट तरीके से कर सकते हैं, सेकेंड वन इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, आप परसेंटेज में कर सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज इंडिसेस, आप उसे इंडिसेस के फॉर्म में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को ध्यान रखना, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट, सेकेंड वन इज परसेंटेज एंड द थर्ड वन इज इंडिसेस। अब एब्सोल्यूट डेटा का मतलब क्या होता है? व्हेन डेटा प्रेजेंटेड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जब किसी भी डेटा को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं एज इंटीजर्स, सो उसे ही हम एब्सोल्यूट डेटा या उसे ही रॉ डेटा कहते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक्सटर्नल एक सवाल पूछ सकते हैं कि रॉ डेटा का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट डेटा और रॉ डेटा में डिफरेंस क्या है। तो याद रखेंगे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जब किसी भी डेटा को आप उसके ओरिजिनल फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो उसे ही रॉ डेटा या उसे ही एब्सोल्यूट डेटा कहते हैं। और रॉ डेटा और एब्सोल्यूट डेटा क्या है? वो डेटा को कंपाइल करके प्रेजेंट करने का एक वे है। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और स्टेट, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप और टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंडस्ट्री का। तो आप इस टेबल से, आप अगर टेबल 1.1 को अगर आप देखें बच्चे,
तो टेबल 1.1 में आपको यहाँ पे एक एब्सोल्यूट डेटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। स्टेट यूटी कोड, इंडिया स्टेट यूनियन टेरिटरी, पर्सन्स मेल और फीमेल। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दिया गया है कि टोटल पॉपुलेशन इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का एज पर 2001 सेंसस, 11 सेंसस या 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग किया। तो ये आपको एक एब्सोल्यूट डेटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट डेटा को आप यहाँ पे टेबुलेशन के फॉर्म में देख सकते हैं, रो के फॉर्म में, और आप यहाँ पे एक कॉलम के फॉर्म में इसे आप देख पा रहे हैं। द अनदर इंपॉर्टेंट वे इज, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट वन एब्सोल्यूट, द सेकंड वन इज परसेंटेज और रेशियो। आपने अपने पॉपुलेशन के चैप्टर में पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम दो तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है या तो उसे एब्सोल्यूट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप उसे परसेंटेज के द्वारा प्रेजेंट कर सकते थे। यहीं पे आप दो फॉर्म में देख सकते हैं, या तो डेटा को एब्सोल्यूटली या तो परसेंटेज और रेशियो के फॉर्म में। सम टाइम डेटा आर tabulated in a ratio or percentage form that are computed from a common parameter such as literacy rate, growth rate, population growth rate, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट क्या रहा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट क्या है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी का, जीडीपी का ग्रोथ रेट ये रहा। तो उस फॉर्म में कई बार डेटा को हम परसेंटेज के फॉर्म में भी क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, लिटरेसी रेट। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से, अगर मैं बोलूँ कि अगर परसेंटेज के फॉर्म में या रेशियो के फॉर्म में किसी भी डेटा को प्रेजेंट करना है तो उसका प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट को अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में प्रेजेंट करना है, तो उसे किस तरीके से कर सकते हैं, टोटल लिटरेट पॉपुलेशन बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज उसे 100 एज अ मल्टीप्लायर से हम वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज में या रेशियो में अगर उसे प्रेजेंट करना है, फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट को, तो टोटल लिटरेट या टोटल लिटरेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो इसके आधार पे भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट और रॉ डेटा, सेकंड वन इज परसेंटेज और रेशियो। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा प्रेजेंटिंग वे इज इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी यहाँ पे। एंड इंडेक्स नंबर एक क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है डिजाइन टू शो चेंजेस इन वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जोग्राफिक लोकेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल मीन्स एन एलिमेंट और फीचर और फैक्टर दैट इज लाइबल टू चेंज। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा फीचर, एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी एक ऐसा फैक्टर जिसमें चेंज होने का फीचर, जिसमें चेंज होने का गुण हो, हम उसे ही वेरिएबल, उसे ही चरमान कहते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट इंडेक्स नंबर नॉट ओनली मेजर चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंडेक्स नंबर किसी पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी कमोडिटीज़ की बात करें, गुड्स की बात करें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें, है ना, उसमें सिर्फ चेंजेस को ही मेजर नहीं कर रहा है, बल्कि कंपेयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ डिफरेंट लोकेशंस, इंडस्ट्रीज, सिटीज़ और कंट्रीज। इसका मतलब क्या कि इंडेक्स नंबर के द्वारा हम सिर्फ चेंजेस को अ पीरियड ऑफ टाइम में मेजर नहीं कर सकते, जोग्राफिक लोकेशन में, इंडस्ट्रीज में, सिटीज़ में, कंट्रीज़ में, उसके इकोनॉमिक कंडीशन में क्या क्या चेंज आया, और एक चेंज को दूसरे किसी अदर एरिया के चेंज से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर की यूटिलिटी अगर आप देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा हमें दिख रही है। इंडेक्स नंबर is widely used in economics and business to see changes in price and quantity। आप लोगों ने CPI इकोनॉमिक्स में पढ़ भी रहे होंगे, WPI, CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप लोगों ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एक इसका नाम सुना होगा, सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स। तो लास्ट में भी वहां पे क्या दिख रहा है, एक इंडेक्स दिख रहा है, जो एक प्रकार का स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कितने शेयर्स का वहां पे डिमांड हुआ, कितने शेयर्स की बिक्री हुई, है ना, शेयर्स की बिक्री किस कीमत पे हुई। तो क्वांटिटी और क्वालिटी हम दोनों चीज़ों को वहां पे देखते हैं यहाँ पे।
इंडेक्स नंबर इज वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस टू सी चेंजेस इन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के रिगार्डिंग वो चेंजेस को यहाँ पे देखता है। देर आर वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर को भी कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड है, लेकिन उसमें जो सिंपल एग्रीगेट जो मेथड है हम उसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस मेथड या इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखेंगे। एक्सटर्नल कई बार वहाँ पे फॉर्मूले को भी पूछ देते हैं, जैसे अगर आपको ग्रोथ रेट निकालना हो या परसेंटेज या रेशियो के फॉर्म में आपको डेटा प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो कैसे करेंगे आप वहाँ पे। यहाँ पे कई बार जैसे वो कई बार हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का उन्होंने फॉर्मूला पूछा था, मीन डेविएशन का फॉर्मूला पूछा था। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अगर हमें किसी टेबल का अगर इंडेक्स नंबर निकालना हो, अगर चेंज देखना हो कि 60s में और 90s में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या चेंज आया है, तो उसे हम लोग इंडेक्स नंबर से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है समेशन क्यू आई बाई समेशन Q0 into 100. It's not QI. Summation Q1 divided by summation Q0 into 100. अब Q1 और Q0 का मतलब क्या है? Summation Q1 means total of the current year production. Current year में कितना प्रोडक्शन हुआ, और टोटल ऑफ द बेस ईयर प्रोडक्शन। इसे आप कुछ यूँ समझिए, अगर मैंने बोला कि 1960 में अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 1000 kg था और 2020 में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अगर मैं बोलूँ कि 600 kg हो गया, तो 60 में कितना प्रोडक्शन था, 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ, उसके लिए चेंज कितना आया। तो हमें बेस ईयर को हमेशा बेस ईयर पॉपुलेशन याद रखिएगा। ये इंडेक्स नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हमेशा बेस ईयर पॉपुलेशन को या बेस ईयर प्रॉपर्टी को या बेस ईयर एलिमेंट को, आप कुछ भी समझिए, हम हमेशा ऑलवेज 100 कंसीडर करते हैं। जनरली बेस ईयर वैल्यूज टेकन एज 100 as index number is calculated thereupon. For example, table 1.3 show the production of iron ore in India and the changes in index number from 1970-71 to 2000-2001, taking 70-71 as the base year. अब टेबल 1.3 को देखें तो यहाँ पे 70-71, 80-81, 1991, 2000, 2001 का ईयर दिया गया है, और प्रोडक्शन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे कि प्रोडक्शन कितना हुआ, यहाँ पे 32.5, 42.2, 53.7। अब देखिए अगर हमें ये कंसीडर करना है कि 70-71 में जो प्रोडक्शन था वो 32.5 मिलियन टन था, और 2000-2001 में जो प्रोडक्शन हो गया वो 67.4 हो गया। तो हम कितना परसेंट चेंज आया या कितना चेंज आया या इसका इंडेक्स नंबर अगर निकालना हो तो हम 70-71 के पॉपुलेशन में 70-71 के नॉट पॉपुलेशन में सॉरी 70-71 के ईयर में जो भी प्रोडक्शन इन मिलियन टन्स हुआ हम उसे एज अ बेस कंसीडर करेंगे, बेसिक कंसीडर करेंगे, और उसे 60.4 जो 2000-2001 का मिलियन टन में हमें प्रोडक्शन दिख रहा है उससे हम उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। जैसे आप इन सभी कैलकुलेशन में एक चीज़ आप देख सकते हैं कि 32.5, 32.5, 32.5 एंड 32.5 मिलियन टन 70-71 के प्रोडक्शन को जो ये है जो प्रोडक्शन है आप देख सकते हैं उसे एज अ बेस ईयर कंसीडर किया गया, और उसे फिर उस करंट ईयर से क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, और 100 से उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इंडेक्स नंबर को क्या किया जा रहा है, कैलकुलेट किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे कि समेशन Q1 डिवाइडेड बाय समेशन Q0 इंटू 100। तो इस तरीके से आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पे कई बार एक्सटर्नल आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि इंडेक्स नंबर का फ़ायदा क्या है, इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, इंडेक्स नंबर के एजेस क्या है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे आप कि ओवर द टाइम जो चेंजेस आ रहा है डिफरेंट लोकेशन में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल सेक्टर, बिजनेस, अदर फील्ड्स में, हम उसको कंपेयर करने के लिए भी अब आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कि 70-71 का 100, देन 130, देन 165, देन
207 अगर हम फिक्स बेस ईयर वैल्यू के साथ इसे निकालते हैं, क्योंकि जब हम लोग चेंजेस को देखते हैं तो एक पर्टिकुलर ईयर से हम चेंजेस को कंसीडर करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ईयर को कंसीडर ना करें तो चेंजेस को आप एक टाइम से मानना पड़ेगा कि किस टाइम से आप चेंजेस को देख पा रहे हैं। चेंजेस हर दिन हो रहे हैं, लेकिन आप किस पॉइंट ऑफ टाइम से किस पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के आप चेंजेस को कंसीडर करना चाह रहे हैं या चेंजेस को स्टडी करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। तो अभी हमने डेटा प्रेजेंटेशन के 3 तरीके को डिस्कस किया। एक था एब्सोल्यूट और रॉ डेटा, सेकंड वन इज परसेंटेज और रेशियो, एंड द थर्ड वन इज इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा का मतलब पहले क्या होता है समझिए, द कैरिंग आउट ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा। डेटा पे आप किस प्रकार का ऑपरेशन, डेटा जो आपके पास डेटा निकल कर आ गया टेबुलेशन के फॉर्म में, रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, एब्सोल्यूट डेटा हो, परसेंटेज के फॉर्म में हो, इंडिसेस और इंडेक्स नंबर के फॉर्म में, उसके बाद आप उस डेटा को किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, किस प्रकार के ऑपरेशंस या उस डेटा पे आप किस प्रकार की एक्टिविटी या किस तरीके से आप उस पर काम करना चाहते हैं। द प्रोसेसिंग of data require their tabulation and classification in selected classes. For example, the data given in table 1.4 can be used to understand how they are processed. अब देखिए यहाँ पे कि प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे बात क्यों होती है कि प्रोसेसिंग में सबसे पहला तरीका क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप is to group data in order to reduce its volume and make it easy to understand. अब इस टेबल को देखें, टेबल 1.4 को देखें, जिसमें 60 स्टूडेंट्स का ज्योग्राफी के पेपर में क्या स्कोर रहा है ये बताया गया टेबल 1.4 में। आप यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स के डेटा को देख रहे हैं। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखें तो आपको ये बड़ा अनग्रुपिंग सा लगेगा, बिल्कुल भी आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि इस डेटा के द्वारा क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक अनग्रुप्ड डेटा है। अनग्रुप्ड डेटा का मतलब होता है कि इसमें सिर्फ स्कोर को बताया गया है, इसमें ये नहीं बताया गया है कि वो स्कोर कितने से कितने के बीच में कितने बच्चों का है ना। तो यहाँ पे हम डेटा को ग्रुपिंग या डेटा की ग्रुपिंग क्यों करते हैं, तो डेटा की ग्रुपिंग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्रुपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि समथिंग वैल्यू में कितने बच्चों का स्कोर आया है, या कुछ यूँ बोलें कि वैल्यू को हम उसके क्लास कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हम उसे एग्जैक्टली स्टैट में क्लास इंटरवल कहते हैं, क्लास कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसे सिस्टमेटिकली अरेंज करें। अगर हम यहाँ पे बोले कि 60 बच्चों का स्कोर ज्योग्राफी का दिया गया, बहुत सारे बच्चों का स्कोर सेम भी है। अगर आपको मैं बोलूँ कि 60 में से कितने बच्चों का स्कोर 50 आया है, या 60 में से कितने बच्चों का स्कोर सबसे कम आया है, तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को आप इस अनग्रुप्ड डेटा से इजीली इन्फर नहीं कर सकते। इसके लिए डेटा को हमें सिस्टमेटिकली टेबल के फॉर्म में, ग्रुप के आप बोल सकते रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, टेबुलेशन के द्वारा उससे अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज, वेल सिस्टमेटिकली अरेंज करना होगा। तो हम अपने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को, जो हमारी नीडी इंफॉर्मेशन है, हम उसको क्विक एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या है अभी करेंगे, और ग्रुपिंग ऑफ डेटा की ज़रूरत क्यों है। तो ये एक यहाँ पे भी कई बार सवाल आता है एक्सटर्नल में, या एक्सटर्नल कई बार सवाल पूछते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ डेटा क्या है। कई बार ग्रुपिंग ऑफ डेटा के डेफिनेशन हम याद करके जाते हैं, बता देते हैं, लेकिन वहाँ पे कई बार वो ये भी पूछेंगे कि डेटा की ग्रुपिंग की ज़रूरत हमें क्यों है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। ग्रुपिंग ऑफ data. The grouping of the data requires determining the number of class in which the raw data are to be grouped and what will be the class interval. Grouping of data का मतलब ये होता है कि क्लासेस में उसे ग्रुप करना और क्लास इंटरवल के द्वारा उसे सिस्टमेटिकली बताना कि 60 बच्चों में इतने बच्चों का स्कोर इतना है और इतने से इतने नंबर में इतने बच्चे हैं, या इतने से इतने नंबर में इतने बच्चे हैं, और इतने से इतने नंबर में इतने से ज़्यादा बच्चे हैं। यहाँ पे द selection of the class interval and the number of classes however depends upon the range of raw data. अब देखिए, अगर आप यहाँ पे इस डेटा को ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि मैक्सिमम स्कोर आपको बच्चे का कितना दिख रहा है। तो मैक्सिमम स्कोर आपको दिखेगा यहाँ पे 96, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिनिमम स्कोर देखें तो ये आपको दिखेगा 2। तो यहाँ पे दो बातें क्या सामने आ रही है कि मैक्सिमम स्कोर 96 और मिनिमम स्कोर 2। इसी फीचर को हम स्टैट में रेंज कहते हैं कि 60 बच्चों ने जो पेपर किया उसमें से सबसे कम नंबर कितना आया
60 बच्चों के 100 नंबर के पेपर में, और सबसे ज़्यादा नंबर 60 बच्चों में से कितने बच्चों का या किस बच्चे का 100 में आए। तो मिनिमम आप यहाँ पे 2 देख रहे हो 100 में, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 96 देख रहे हैं। इसी को हम रेंज, इसी को प्रसार कहते हैं स्टैट में। तो रेंज का मतलब क्या है? वेरिएशन बिटवीन अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू, वेरिएशन बिटवीन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, हम इसी को रेंज कहते हैं। However, depends upon the range of raw data. The raw data given in table 1.4 ranges from 2 to 96. We can therefore conventionally choose to group the data into 10 classes, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. अब देखिए यहाँ पे आता है कि हम इस अनग्रुप्ड डेटा को ग्रुप्ड डेटा में कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्लास इंटरवल लेते हैं। क्या लेते हैं? क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल का मतलब क्या समझिए? क्लास इंटरवल का मतलब होता है द साइज ऑफ ईच क्लास into which a range of variable is divided, the size of each class into which a range of a variable is divided. अभी हमने बोला कि रेंज यहाँ पे 2 और 96 का दी, लेकिन 2 और 96 को हम फर्दर फिर कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे 2 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। लेकिन जब भी क्लास इंटरवल हम लेते हैं वहाँ पे ये तय किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उस क्लास इंटरवल में आ जाए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमारा टेबुलेशन बहुत लार्जर ना हो और चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर सके। एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखिएगा, जो भी सिस्टम स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन है, जो भी क्लासिफिकेशन, ऑलवेज वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये रखिएगा कि जो हमारे लिए इजी टू एक्सेस हो, जो भी नीडी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, हम उसे इजीली वहाँ से इन्फर कर सके, उसे निकाल सके, और वो बिल्कुल भी सिंप्लीफाई तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो अब देखिए टेबल 4.5 में यहाँ पे हमने डेटा को टेबुलेशन के फॉर्म में अरेंज किया है और कैसे फिर उसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कुछ कॉलम बने हुए दिख रहे हैं, ग्रुप, न्यूमेरिकल ऑफ रॉ डेटा, टेलीमार्क्स एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब इस डेटा को पहले समझिए यहाँ पे किस तरीके से इसकी ग्रुपिंग की गई है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया, आप इसे क्लास इंटरवल की तरह देख सकते हैं। तो ग्रुप बनाए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। आप इसे नंबर के फॉर्म में ले ले, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 करते हुए 90 to 100। अब 0 to 10 में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर कितने बच्चों का, 2, 2, 9, 6 कितने, 4 हो गए, 10, 15, 18, 20, 17 कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसी चार को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है हम उसे कहते हैं हम लोग टेलीमार्क या 4 एंड क्रॉस मेथड। ये आप लोगों ने किया भी होगा, करते भी हम लोगों ने भी बचपन में किया था। 1, 2, 3, 4, और जब ऐसे कट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। इसी को हम टेलीमार्क या इसी को 4 एंड क्रॉस मेथड। तो यहाँ पे 4 है तो 4 यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे 4 बच्चों का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल 4, यहाँ पे 5 है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल 5। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने से कितने नंबर में कितने बच्चे हैं। टेलीमार्क हमने उसको रिप्रेजेंट किया और फिर वहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल को हमने बिल्कुल लास्ट कॉलम में वहाँ पे हमने कैटेगराइज किया। तो अब देखिए यहाँ पे यही बातें बताई हुई हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में। Once the number of group and the class interval of each group are determined, the raw data are classified as shown table 1.5. It is done by a method popularly known as 4 and cross method. इसे हम कई बार 4 and cross method या कई बार जो सबसे पॉपुलर नेम है इसका बच्चे याद रखिएगा, हम इसे ही टेलीमार्क कहते हैं। तो टेलीमार्क, अगर आपसे सवाल पूछे टेलीमार्क है क्या, तो टेलीमार्क प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग के दौरान। जब हम लोग डेटा की ग्रुपिंग करते हैं, अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करते हैं, तो वहीं पे हमें टेलीमार्क या 4 एंड क्रॉस मेथड की जरूरत पड़ती है। टेलीमार्क हर कोई जानता है, लेकिन कई बार एक्सटर्नल ये सवाल भी पूछते हैं कि देखते हैं टेलीमार्क का ऑल्टरनेटिव नेम कितने लोगों को पता है। तो इस ऑल्टरनेटिव नेम को भी अपने जहन में ध्यान में रखेंगे, 4 एंड क्रॉस मेथड। First of all, one telemark is assigned to each individual in the group in which it is falling. For example, the first numerical in the raw data is 47. Since it's fall in the group of 40 to 50, one telemark is recorded in the column 3 of table 1.5. अब देखिए किसी बच्चे का स्कोर अगर मैं बोलूँ 47 आया है, तो 47 की कैटेगरी कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। अब 47 की कैटेगरी के लिए एक यहाँ पे आ गया।
अब चूंकि 46 भी इसी 40 to 5 की कैटेगरी में, 40 to 50 की कैटेगरी में, सॉरी 44, 40 to 50, 43, 40 to 50, 42, 40 to 50 की कैटेगरी में, और 41 भी इस 40 to 50 की कैटेगरी में क्लास इंटरवल में है। सो यहाँ पे टैली मार्क 5 + 1 6, सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल 6। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टॉपिक आ रहा है वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में एक बात कहा यहाँ पे कि इतने से इतने नंबर में इतने बच्चे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ, 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों में वो नंबर सेम भी हो सकता है और वो नंबर वेरी भी कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ही प्रकार के नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या एक से ज़्यादा है, अर्थात एक प्रकार की वैल्यू का वहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, एक प्रकार का वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, the rate at which something occur over a particular period of time. I repeat, frequency means the rate at which something occur over a particular period of time. एक particular period of time में कुछ चीज़ों का घटित होना, कुछ इवेंट्स का, कुछ स्कोर का, कुछ एक्टिविटी का देखा जाना ही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। टेबल 1.5 we have classified the raw data of a quantitative and variable and have grouped them class wise. The numbers of individual placed in the fourth column table 1.5 are known as frequency and the column represents the frequency distribution. आप इसे इस स्लाइड के द्वारा समझिए बच्चे। अब देखिए हमने प्रीवियस टेबल में क्या बताया, हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल को हमने यहाँ पे कैटेगराइज किया 0 to 10 देन 92। अब इसमें कितने बच्चे हैं, 0 to 10 में अगर देखें 4 बच्चे, 10 to 20 में 5, इस तरीके से करते हुए ये पूरा हमारा क्या निकल रहा है, एफ का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी। करेंगे थोड़ी देर में, सिंपल फ्रीक्वेंसी भी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो 4, 5, 5, 7, 6, 10, 8, 6, 5 एंड 4। और फाइनली जब हम इन सभी को समिशन एफ करके ऐड करते हैं, जिसे हम कैपिटल एन से भी कई बार क्या करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो टोटल की वैल्यू अगर आप जोड़ेंगे 4, 5, 9, 5, 14, 7, 21, 6, 27, 10, 37, 8, 45, 5, 50, 6, 56, then 4, finally 60. इट इलस्ट्रेट्स, इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि 0 से 10 में जो 4 बच्चे आ रहे हैं, एक ही पीरियड ऑफ टाइम में किस प्रकार की चीज़ें क्या हो रही है वहाँ पे, अकर हो रही है वहाँ पे। इट इलस्ट्रेट्स हाउ द different values of a variable are distributed in different classes में किस प्रकार से different values of variable का हमें distribution दिख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 0 to 10 की बात करें तो 4 बच्चे का मतलब क्या होगा, किसी बच्चे का 5 भी होगा, किसी बच्चे का 7 भी होगा, किसी बच्चे का 9 भी होगा, किसी बच्चे का 8 भी होगा। तो 4, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 4। तो 0 to 10 में अलग अलग नंबर के साथ 4 बच्चों का स्कोर यहाँ पे हमें दिख रहा। अब इसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझिए। तो फ्रीक्वेंसी इसको हम फर्दर 2 मेजर पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल फ्रीक्वेंसी, आप उसको सिंप्लीफाई तरीके से कैसे निकालोगे, और द अनदर वन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग कई बार मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में भी इसको आगे करेंगे, इसी को क्यूमुलेटिव का मतलब, क्यूमुलेशन का मतलब होता है कि पहले की फ्रीक्वेंसी का बाद की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड ऑन होते चले जाना या मर्ज होते चले जाना, जुड़ते हुए चले जाना, हम इसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी के कितने टाइप्स हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर यहाँ पे सवाल कई बार वो ये रिटन फॉर्म में ज़्यादा आता है, ओरल में आपसे इतना ज़्यादा सवाल शायद वो ना पूछें कि सिंपल फ्रीक्वेंसी में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है ना। तो आप इस कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबुलेशन को या उसके आप यहाँ पे कैलकुलेशन को आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे। अब सिंपल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी को समझिए। एक्सप्रेस इसे स्मॉल एफ से करते हैं, represent the number of individuals falling in each group. The sum of all the frequencies assigned to all classes represents the total number of individual observations in the given series. In statics, it is expressed by the symbol n. Statics में इसे n सिंबल से represent करते हैं, that is equal to summation
एफ, तो समेशन एफ से इसे होता है। अब देखिए इसे आप समेशन एफ इज इक्वल टू एन, इसे हम सिंपल फ्रीक्वेंसी का एक सिंबॉलिक आप बोल सकते रिप्रेजेंटेशन कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, 0 to 10 में 4, 10 to 20 में 50, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो टोटल वैल्यू अगर आप इसे ऐड करेंगे, अगर आप इसे ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। इसे ही समेशन स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसे ही इज इक्वल टू कई बार कैपिटल एन भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सिंपल फ्रीक्वेंसी को हम मेजर किस सिंबॉलिक तरीके से करते हैं, यहाँ पे क्लियर है। लेकिन अब फिर यहाँ पे बात आती है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्यों निकालना होता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चे, तो जितने भी यहाँ पे बच्चों की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हर एक क्लास इंटरवल का आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जुड़ता हुआ चला जा रहा। 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27, 27 + 10 37। अब यहाँ पे सवाल क्या है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर मैं बोलूँ कि 0 to 10 स्कोर के बीच में कितने बच्चों का स्कोर रहा, आप बोलिएगा 4। अगर मैं फिर बोलूँ कि 30 से 40 स्कोर के बीच में कितने बच्चों का स्कोर रहा, आप बोलिएगा 7। लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछूं कि लेस देन 40 कितने बच्चों का स्कोर रहा, तो लेस देन 40 में 30 से 40 भी आ जाएगा, 20 to 30 भी आ जाएगा, 10 to 20 भी आ जाएगा और 0 to 10 भी। कहने का मतलब क्या, 7 + 5 + 5 + 4। अब इस पूरे वैल्यू को अगर आप जोड़ देंगे, अगर आप इस पूरे वैल्यू को जोड़ देंगे तो लेस देन 40 स्कोर लाने वाले बच्चों की कुल संख्या, यहीं पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ में आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि 40 से कम कितने बच्चे हैं, तो 30 से 40 नहीं, 30 से 40 में तो है ही, 40 तक 20 to 30, 10 to 20, 0 to 10, तो सभी स्कोर को आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर मैं बोलूं कि 40 से कम अगर 7 + 5 12 + 5 17 + 4 21 बच्चे अगर बिलो 40 हैं, इसका मतलब 60 में 21 आप सब्सट्रैक्ट कर दो तो 39, तो 39 बच्चों का स्कोर अबव 40 या 40 से ज़्यादा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि 30 से नीचे कितने हैं, 20 से नीचे कितने हैं, 30 से अबव कितने हैं, 40 से अबव कितने हैं। उस क्लास इंटरवल के साथ साथ उस क्लास इंटरवल तक फ्रॉम बेसिक या फ्रॉम बिगिनिंग कितने बच्चे हैं या कितने कम बच्चे हैं या कितने ज़्यादा बच्चे हैं, आप इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हैं। और यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे बड़ा फायदा है या एडवांटेज है। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल C स्मॉल f एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सक्सेसिव सिंपल फ्रीक्वेंसीज इन ईच ग्रुप विद द प्रीवियस सम एज शोन इन द कॉलम 3 ऑफ द टेबल 1.6। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है एवरी नेक्स्ट नंबर अंटिल द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 इज ऑब्टेन, नोट दैट इट इज इक्वल टू एन और समेशन स्मॉल एफ। अब देखिए यहाँ पे जो टोटल जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी बिल्कुल नीचे ये 60 आएगी। ध्यान दीजिएगा 60 इन सभी का क्यूमुलेशन नहीं है, 60 इन सभी को लेते हुए फाइनली यहाँ पे क्यूमुलेट किया गया है। और ये 60 की वैल्यू है ये स्मॉल एफ सिंपल फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से मैच करेगी। कहने का मतलब क्या है कि टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एट द लास्ट जितनी निकल के सामने आएगी स्मॉल एफ या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और एट लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दोनों सेम होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, आप 4 + 5 + 9 इस तरीके से जोड़ते हुए टोटल यहां पे 60 आएगा। 4 + 9 आप टोटल इसे ना जोड़ें, इसे जोड़ने से 60 नहीं आएगा, टोटल को इस तरीके से जोड़ते हुए यहां पे 60 आएगा और इनका योग भी यहां पे 60 आएगा। एडवांटेज ऑफ cumulative frequency is that one can easily make out that there are 27 individuals scoring less than 50 or 45 out of 60 individuals lie below the score of 70। तो इस डिस्कशन में हमने टैबुलेशन के मतलब को, क्यों टैबुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, डेटा कंपाइलेशन और प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या है, ग्रुपिंग ऑफ डेटा को करने की ज़रूरत क्यों है, और उसी में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने इन डिटेल डिस्कस किया। आई होप इस डिस्कशन के द्वारा आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन सभी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बन पाई होगी। फिर भी किसी प्रकार के डाउट्स, किसी प्रकार की क्वेरी, किसी प्रकार के क्वेश्चन
क्वेश्चंस अगर जनरेट होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रखें, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।